हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम टू 365x। मेरा नाम है यशा आरिफ खान और आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग हिस्ट्री, एक चीज जो सब लोग अपने दिमाग से एकदम निकाल देंगे कि हिस्ट्री बोरिंग है। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट आप डालेंगे, थोड़ा सा एफर्ट हम डालेंगे और इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, है ना। होता है ना, स्टोरीज को जैसे हम याद करते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। सो इन द सेम वे वी विल स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। सो नोबडी इज गोइंग टू फील कि हिस्ट्री बोरिंग है, अरे मजा नहीं आ रहा, अरे ये है वो है, नहीं। वी विल टेक इट एज अ स्टोरी एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। सो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? इट्स ट्रेसिंग थ्रू 1000 years, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, ठीक है। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग का मतलब होता है फॉलो, ठीक है। ट्रेसिंग का मतलब होता है फॉलो। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस किस तरह के चेंजेस आए हैं हजारों सालों में, किन किन चीजों में बदलाव आया है, इंसान कैसे बदला है, टेक्नोलॉजीज कैसे बदली हैं, कैसे कैसे हम जानते हैं पुरानी चीजों के बारे में, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं 1000 years में, वी विल नो अबाउट ऑल ऑफ देम इन दिस चैप्टर। So let's begin. First we have a map. You just take a look at the map. इसको समझाएंगे बाद में। इसमें एक जोग्राफर ने, जिनका नाम है अल इदरीस, उन्होंने इस मैप को बनाया था 12th सेंचुरी में और इसमें उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है? That I will let you know. Okay. So take a look at map 1 and map 2. Map 1 was made in 154 CE by the Arab geographer Al Idris. किसने बनाया था? ये अल इदरीस ने बनाया था। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by the French cartographer. Who is a cartographer? कार्टोग्राफर कौन होता है? He is the person who makes map. Okay, आपके पास एटलस होगी, एक किताब होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं ना। उसमें जो वो मैप्स होते हैं वो कौन बनाता है? कार्टोग्राफर, ठीक है। जैसे कि हमारी फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर। हमारे फॉर इंस्टेंस इफ वी से हमारे शूज कौन बनाता है? कोबलर। सो in the same way, cartographer is a person who makes map, ठीक है। The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al Idris map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. इसमें बस इन्होंने सिंपली ये चीज बताई है, जो मैप 1 और मैप 2, ये जो दो मैप्स दिए हुए हैं, इनमें सेम जगह के मैप हैं लेकिन इनमें कुछ चेंजेस हैं। क्यों चेंजेस हो सकते हैं? मे बी बिकॉज क्योंकि दो इंसानों ने बनाए हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक, जो जगहों के नाम मार्क किए गए हैं। अब जो हमारे पास मैप्स होते हैं उसमें तो इंग्लिश में मार्क्ड होता है, लेकिन अब जो पहले जो मार्क किए जाते थे वो अरेबिक में मार्क किए जाते थे, ठीक है। नाउ एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। क्यू से कन्नौज को लिखा गया है, पहले क्यू से नाम था उसका। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप 1। तो मैप 1 जो है बड़ा भाई है, मैप 2 इज द यंगर ब्रदर। तो 600 साल पहले मैप 1 तैयार हो गया और मैप 2 उसके बाद में तैयार हुआ। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तो हमें जो चेंजेस समझ में आ रहे हैं मैप 1 और मैप 2 में, वो इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि दो अलग इंसानों ने बनाए हैं, दो अलग टाइम पीरियड पे बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आज ये टेबल यहाँ पर है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। 10 साल बाद देखेंगे, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो चेंजेस आते हैं ना, तो इस चैप्टर में हम सिंपली उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हजारों साल में आए हैं। सो टेक इट दैट वे, हम सिर्फ चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले, हम कोई बोरिंग चीज नहीं पढ़ने वाले। इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ स्टोरी। Okay, so this map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. ठीक है, तो ये दूसरा मैप है ना, ये थोड़ा ज्यादा हमें अपना अपना सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो मैप 1 में नहीं थे और इसमें कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो हम आजकल सुनते हैं। हमारे अम्मा अब्बा से सुनते रहते हैं, कन्नौज कहाँ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑल दीज थिंग्स हम सुनते रहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा ये ज्यादा फेमिलियर सा लग रहा है, ठीक है। और ये मैप किसने यूज किया था? यूरोपियन सेलर्स ने यूज किया था और मर्चेंट्स ने। मर्चेंट्स कौन होते हैं? मर्चेंट्स बेसिकली जो बिजनेस करने आए होते हैं, सेलर्स जो सेल करते हैं ऑन देयर वोएजेस। वोएजेस यानी जो सी के थ्रू हम जर्नी करते हैं ना अपनी, जैसे हम बाय रोड कर रहे हैं, जो बाय सी के थ्रू जर्नी की जाती है उसको कहते हैं वोएजेस, थ्रू सी, ठीक है। जो जर्नी थ्रू सी होती है उसको बोलते हैं वोएजेस। ये तो हो गई मैप की बात। मैप में क्यों डिफरेंस आया हमें समझ में आ गया, क्योंकि दो अलग इंसानों ने बनाया है। एंड दिस इज समथिंग, पहला मैप 600 साल पहले बन गया था, दूसरा मैप 600 साल उसके बाद में बना है। दैट इज व्हाई देयर आर सम चेंजेस
Okay, so now equally important is the fact that the science of cartography is different in the two periods. इससे हमें ये भी समझ आता है जो कार्टोग्राफी की आर्ट है, यानी जो मैप बनाने की आर्ट है, वो पीरियड्स के हिसाब से चेंज हुई है। वो तो होगी चेंज, पहले लोगों की कुछ अलग स्किल रही होगी, इंसान दूसरा आया है, कुछ नई स्किल को डेवलप किया है, अपना कुछ उसने टच दिया है, तो कुछ ना कुछ इसमें भी चेंजेस आए हैं। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive and the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। बहुत हो गया है ना, तो ठीक है, अब बताते हैं इसको। ये सिंपली ऐसा है कि जब हिस्टोरियंस रीड करते थे ना डॉक्यूमेंट को, या वो किसी भी मैप को रीड कर रहे हैं, या वो किसी भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको सीरियस होना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव अबाउट द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग इन्फॉर्म्ड। अगर मैं आपको कुछ बता दी हूँ कि 10 साल पहले ये हुआ था, तो मेरे पास उसकी कुछ सबूत होना चाहिए। आई शुड हैव सम काइंड ऑफ सम वैलिडेशन होना चाहिए, या कुछ मेरे पास टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अपनी बात को प्रूव कर पाऊं कि हाँ ऐसा हुआ था। सेम विद द हिस्टोरियंस, जब वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, जब वो मैप्स को रीड करते थे, जब वो टेक्स्ट को रीड करते थे, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी था कि वो थोड़े से सेंसिटिव हो। सेंसिटिव इज द वर्ड विच यू शुड जस्ट कीप इन योर माइंड। तो उनको थोड़ा सा जो है ना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि वो किस तरह का पास्ट बता रहे हैं, और जो पास्ट उससे प्रोड्यूस हो रहा है वो सही भी है या नहीं है। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजीज। हर दिन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। पहले हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते थे, वी यूज चॉक एंड डस्टर यूज करते थे, है ना। अब बहुत सारी, अब हम लोग गूगल मीट पे क्लासेस लेते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए हैं थ्रू सेवरल प्लेटफॉर्म सच एज 365X, हम इसके थ्रू भी ले रहे हैं ना क्लासेस। तो अब टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, और ये अभी से, हम कोई नए नवेले नहीं है जिन्होंने नई नई चीजें इजाद की हैं। बहुत टाइम से लोग ऐसे थे जो नई नई चीजें इजाद करते आ रहे थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो नई नई टेक्नोलॉजीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देते थे और अपने नए उसमें चेंजेस लाते थे। सो नाउ वी विल सी कि किस किस तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजीज को चेंजेस आए, उनमें किस तरह से नई चीजें ऐड हुई हैं। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? अगर हम ये कहें कि ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो जब चेंज हो रहा है तो लैंग्वेज भी ऑब्वियसली चेंज होगी, है ना, और मतलब भी उनका चेंज होगा। टाइम के साथ लैंग्वेज चेंज होती है, टाइम के साथ हिस्ट्री चेंज होती है, टाइम के साथ कल्चर चेंज होता है। सो इन द सेम वे इन्होंने यही बताया है कि जब पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, किसी बात को कहने का जो बोलते हैं तात्पर्य चेंज हो रहा है, तो लैंग्वेज क्यों नहीं चेंज होगी, उसका मतलब क्यों नहीं चेंज होगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो लैंग्वेजेस में चेंज हमारे उसमें पाए जाते हैं, which have changed considerably over the years. फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो उर्दू आती है, मैंने कुछ उर्दू में लिख दिया, ठीक है। द अदर पर्सन, उसको उर्दू नहीं आती, उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा पोर्शन, वही आगे जाके अगर वो कुछ इंफॉर्मेटिव हुआ और वो हिस्ट्री में यूज होता है, तो लैंग्वेज चेंज हुई है ना, उर्दू टू पर्शियन गई है। क्यों गई है? इंसान चेंज हुआ है, उसके थॉट्स चेंज हुए हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज हुई है, उसका कल्चर चेंज हुआ है, ठीक है। सो यू नीड टू नो द लैंग्वेज और कल्चर चेंज होता है विद टाइम। मिडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अब देखिए, मिडिवल जो पर्शियन थी, उस जमाने में जो पर्शियन यूज होती थी, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट थी, और जब हम थोड़े से और आगे एरा में बढ़े, वी रियलाइज कि अच्छा उसी लैंग्वेज का एक और वर्जन निकल के आ गया, ठीक है। तो मिडिवल पर्शियन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन में। दीज डिफरेंसेस the difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meanings of the words also change over the time. सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है कि वोकैबुलरी चेंज हो रही है या ग्रामर चेंज हो रहा है, नहीं, मतलब भी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जो बात किसी जमाने में किसी और कॉन्टेक्स्ट में की गई थी, आज के जमाने में सेम बात शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। तो इस तरह से हिस्ट्री की बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। टेक द टर्म हिंदुस्तान, सुना हुआ लग रहा है, हिंदुस्तान बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं। हिंदुस्तान इज द टर्म वी यूज फॉर आवर कंट्री, इंडिया के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आजकल के बच्चों को यही लगता है इंडिया है ना, हिंदुस्तान थोड़ा वैसा पुराने उसका हो गया। द मॉडर्न नेशन स्टेट, आजकल तो हम हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से जानते हैं, मतलब दोनों का भी सेम ही है, लेकिन लैंग्वेज कहीं ना कहीं चेंज हुई है, ठीक है। When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicle who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands of between the Ganga and Yamuna.
जब 13th सेंचुरी में, उस जमाने में जब ये टर्म हिंदुस्तान यूज हुआ था ना, तो ये पूरा जो आज का इंडिया है उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था. इट वॉज ओनली यूज्ड बाय अ क्रोनोलिकर, उनका नाम है मिनहाज सिराज. उन्होंने इसको पर्शियन में यूज किया था और उन्होंने सिर्फ उन जगहों के लिए यूज किया था जो गंगा और यमुना इन दो रिवर्स के बीच में आते हैं. He used the term in a political sense for lands that were a part of dominion of the Delhi Sultanate. तो इन्होंने उन लैंड के लिए यूज किया था हिंदुस्तान वर्ड जो दिल्ली सुल्तान के अंदर आते हैं. आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ दिल्ली सुल्तान के बारे में अपने पुराने क्लास में पढ़ा होगा. थोड़ा सा गो बैक टू योर बुक ऑफ क्लास 6 और थोड़ा सा उसमें से निकालें कि दिल्ली सुल्तान में के एरिया में कौन कौन सा लैंड आ रहा था. तो उसी लैंड को मिनहाज सिराज ने किसके लिए यूज किया था? हिंदुस्तान के नाम से रेफर किया था. The areas included in this term shifted with the extent of Sultanate, but the term never included South India. हाँ ठीक है, एरियाज थोड़े से इधर उधर हो जाते थे कि हिंदुस्तान में ये वाले एरियाज भी आते थे, लेकिन आजकल जो इंडिया है हमारा उसमें केरला भी आ जाता है आपका, उसमें तमिलनाडु भी आ जाता है, उसमें साउथ भी आ जाता है. लेकिन उस जमाने में जब हिंदुस्तान वर्ड यूज किया गया था तब उसमें साउथ इंडिया नहीं इंक्लूडेड था. यहाँ साफ साफ दे हैव गिवन कि साउथ इंडिया उसमें नहीं इंक्लूडेड था. ठीक है. बाय कॉन्ट्रास्ट, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. ठीक है. अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर, जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये टर्म यूज किया था हिंदुस्तान. उन्होंने किस चीज के लिए यूज किया था? ही यूज्ड फॉर द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में क्या आता है? लैंड आता है आपका. फोना एंड फ्लोरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं आपके. ठीक है. और कल्चर आ जाता है सब कॉन्टिनेंट का, जो हमारा एरिया है उसका जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, इसको डिस्क्राइब किया था बाबर ने एज हिंदुस्तान. As we will see later in the chapter, इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से यूज किया था, किन किन चीजों के लिए यूज किया गया था. इन द further we will read this chapter. Similar to that way, the 14th century poet आमिर खुसरो जिनको बहुत फेमस है ये आमिर खुसरो, इनका एक टर्म भी है, इनको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म से जाना जाता है. उसको आप लोग ढूंढ के कमेंट करेंगे नीचे. ठीक है. आई विल चेक कि किस किसने कमेंट किया है. आमिर खुसरो का टाइटल क्या था? ठीक है, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी. 14th सेंचुरी में पोइट आमिर खुसरो ने जो है एक वर्ड यूज किया था, हिंद. ठीक है. उन्होंने हमारा ही जो एरिया है, इंडिया वाला जो एरिया है, एक्सक्लूडिंग द साउथ इंडिया, उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था, हिंद. ठीक है. While the idea of a geographical and culturally entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning while we associate with it today. अगर हम बात करें, हाँ जोग्राफिकली उस एरिया को कहा जाता था, लेकिन अभी इस जमाने में जो हम इंडिया को कहते हैं ना, जो एक बाउंड्री बन गई है कि इतना इतना है, और जो हम पॉलिटिकल और हम नेशनल मीनिंग जो निकालते हैं, उस जमाने में वो मतलब नहीं था. वर्ड्स अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग हैं, जगह चाहे वो सेम ही हो. ठीक है. तो ये चीज हमें इस चीज में रखनी है कि वर्ड्स एज टाइम बढ़ा है तो वर्ड्स किसी चीज को जानने के यूज हुए हैं, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट सेम रहा हो, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी अलग हो जाता है. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. Foreigner का मतलब क्या होता है? आप लोग क्या समझते हैं foreigner से? कैसे, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, थोड़े गोरे से होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं ना, somebody who belongs to another country, हमारी कंट्री से नहीं होता है. बट हम मतलब एक दिमाग में बैठ गया कि हम फॉरेनर सिर्फ किसको समझते हैं? यूएसए या ऐसे कंट्री से. पाकिस्तान के लोगों को तो हम भाव भी नहीं देते, या हम ऐसे आसपास वाली कंट्रीज को तो फॉरेनर कहते भी नहीं है ना. तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि फॉरेनर कौन होता है. बट जो एक फॉरेनर टर्म है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर समवन हु डू नॉट बिलोंग टू आवर कंट्री. जो इंसान हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, जो इंसान दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, वी यूज द टर्म फॉरेनर फॉर दैट पर्सन. ठीक है. हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट. जो टर्म्स पहले यूज की जाती थी वही सेम टर्म सेम मीनिंग में अभी यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मतलब चेंज हो गए हैं. ठीक है. अभी फॉरेनर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? समवन हु इज नॉट एन इंडियन. एक ऐसा इंसान जो इंडियन नहीं है, हम उसके लिए फॉरेनर यूज करते हैं. लेकिन मिडिवल पीरियड में जब हमारा मुगल डायनेस्टी थी, जब ये डायनेस्टीज थी, इस पीरियड में हम फॉरेनर किस चीज के लिए यूज करते थे? फॉरेनर हम किसी भी ऐसे इंसान के लिए यूज करते थे जो हमारे कल्चर का नहीं है, जो हमारी सोसाइटी का नहीं है और जो हमारे विलेज का नहीं है. ठीक है. मिडिवल टाइम में फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर
who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture. Okay, for instance I belong to some X village से मैं belong करती हूँ और कोई Y village का इंसान आ गया, although हम X और Y सेम कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये फॉरेनर है और उसके लिए मैं फॉरेनर हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारा विलेज अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। तो अब हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते। अब मैं जो हूँ, जो लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं जो लोग, या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनको मैं फॉरेनर नहीं बोल सकती हूँ। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, मतलब चेंज हो गया है। पहले जमाने में मतलब कुछ और था, अब के जमाने में मतलब कुछ और है। ओके, रिमेंबर दिस। Okay, then in Hindi the term Pardesi might be used to describe such a person as in Persian अजनबी। ऐसे हमारा फॉरेनर हो गया इंग्लिश में, ऐसे पर्शियन में हम बोलते थे अजनबी और हिंदी में हम कहते थे परदेसी। समवन जिसका हमसे कल्चर सेम नहीं है, समवन जो हमारी सेम सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो सिटी में काम करता है, एक इंसान है जो नॉर्मल एक जॉब कर रहा है सिटी में, और एक इंसान है जो फॉरेस्ट में वर्क करता है। ओके, ये आपस में एक दूसरे को फॉरेनर समझते थे। क्यों? क्योंकि हमारे काम सेम नहीं है, हमारा कल्चर सेम नहीं है और हम अलग अलग सोसाइटीज को बिलोंग करते हैं। तो पहले जमाने में फॉरेनर का कॉन्सेप्ट कुछ और था, अब के जमाने में फॉरेनर का कॉन्सेप्ट कुछ और है। वर्ड वही है, मतलब चेंज हो गया है। सो यही चीजें, यही ट्रेस कर रहे हैं हम, यही चेंजेस ट्रेस कर रहे हैं हम कि किस किस तरह से वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट चेंज हुए हैं, वर्ड्स के मतलब चेंज हुए हैं। Okay, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have different religions or caste backgrounds. ठीक है, दो लोग जो सेम विलेज में रह रहे हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं है, चाहे हमारे कास्ट अलग है, कोई मसला नहीं है, हम रहे सेम उसमें रहे, तो हम लोग मतलब बेसिकली वी आर ब्रोज, हम जो है फॉरेनर्स एक दूसरे के लिए नहीं है। ओके, सो नाउ वी हैव हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस बहुत बड़ा टर्म है। हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो पुराने जमाने की चीजों को पढ़ते हैं। आपके लिए बहुत बोरिंग साउंड कर रहा होगा, आई एम श्योर, लेकिन ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, यही बताते हैं हमें कि पहले जमाने में क्या हुआ था, कैसा था, अब कैसे चेंजेस आए हैं। तो ये जो आप पूरा पढ़ रहे हैं ना, तो आप इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती थी, ये भी कोई कहीं के वो तो थे नहीं कि बस ऐसे चुटकी बजाई और सब कुछ पता चल गया। तो इनको भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती थी, और इनको जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी, जो सोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, जो जरिए थे इनके, उनके बारे में अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about the rulers of Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 750. हिस्टोरियंस ने बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज यूज की हैं, ठीक है, बहुत सारी सोर्सेज यूज की हैं जिससे उन्होंने बताया है कि पहले हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, किस तरह से स्टडी करी है उन्होंने, किस तरह का नेचर था हिस्ट्री का, लोग किस चीज को क्या बुलाते थे, किस चीज को कैसे यूज करते थे, किस तरह का कल्चर था, क्या लैंग्वेज थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब जब कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है तो उन लोगों ने अपने जरिए बहुत सारे लेकर आए हैं वो, और उन्होंने अपने सोर्सेज को यूज किया है ये बताने के लिए कि किस तरह की हिस्ट्री पहले थी और किस तरह की हिस्ट्री अब है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आई एम श्योर लास्ट क्लास में यानी क्लास 6 में अपनी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है? दूसरा होमवर्क, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, ठीक है, एंड यू विल कमेंट डाउन कि गुप्ता डायनेस्टी बेसिकली क्या थी, ठीक है। सो हमने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में, और हम इस चैप्टर में भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम 700 से लेके 1750 तक के टाइम पीरियड के बीच में इस किताब में पढ़ेंगे, ठीक है। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। आप एक कंटिन्यूटी देखेंगे कि अच्छा उस जमाने से जो चीजें चली आ रही हैं वो इस जमाने में भी चलती जाएंगी, ठीक है। दे विल रिलाई ऑन कॉइन्स, वो कॉइन्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इंस्क्रिप्शंस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ चीज जाननी है, मुझे जानना है कि यार ये कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी? लाइब्रेरी जाऊंगी, आई विल फाइंड सम बुक और मैं पढ़ूंगी कि अच्छा इसमें है तो मतलब सही ही होगा। तो मेरी सोर्स क्या हो गई किसी भी चीज को जानने के लिए? वो बुक हो गई। सेम हिस्टोरियंस के लिए क्या क्या सोर्सेज होती थी?
कॉइन्स, क्योंकि उस जमाने में राजा महाराजा अपने खुद के कॉइन्स मिंट कराते थे, दे यूज्ड टू मिंट देयर ओन कॉइन्स, उस पे वो ईयर भी छपवाते थे, अपना नाम भी छपवाते थे, तो ये सब चीजें करते थे। तो कॉइन्स बहुत बड़ा सोर्स हो गया। देन वी हैव इंस्क्रिप्शंस, बहुत ज्यादा सोर्स, बहुत बड़े सोर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर बहुत बड़ा सोर्स हो गया कि जिन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा दी, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा दिए, ये भी बहुत बड़ा सोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके आगे जो और रिकॉर्ड्स हैं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड सोर्स हो गए किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हिस्ट्री के बारे में। बट देर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिकली अगर हम देखें जो टेक्स्ट है ना, उस जमाने से इस जमाने में आते आते काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब बच्चा जो है 2 किताबें पढ़ के ठीक है 2 किताबें पढ़ूंगा एग्जाम पास, थोड़ा सा आगे बड़ा पता चला ओ शिट 5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी तो जाके एग्जाम पास होंगे, तो हो गया ना, थोड़ा सा मतलब बेचारा परेशान हो जाता है। तो इन द सेम वे थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी जो आ गई है वो इस बेसिस पे आ गई है, जो सोर्सेज है ना वो इंक्रीज हो गई हैं बाय द टाइम, ठीक है। द स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो क्या हो गया, जो पुराने जमाने की इंफॉर्मेशन थी अब और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो उस वाली इंफॉर्मेशन ने इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। हाँ, लेकिन ये हो गया, ये अच्छी बात इसमें ये हो गई कि जब कोई भी टेक्स्ट नंबर में इंक्रीज हुए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए, अब लोगों के हाथ लगना स्टार्ट हो गए कि हिस्ट्री में क्या था क्या नहीं था। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। लोगों को जब पेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया ना, अब तो लोग मतलब उनको जो मिलता था वो लिख डालते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, रूलर्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने होली टेक्स्ट, जिस भी रिलीजन को वो बिलोंग करते थे उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। दे बिगैन राइटिंग अबाउट लेटर्स, दे बिगैन राइटिंग अबाउट द टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो सेंट्स के टीचिंग्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पेटिशंस लिखना स्टार्ट कर दिए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दिए, और भी कई सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर दी। Manuscripts were collected by wealthy peoples, rulers, monasteries and temples. उसके बाद जो manuscripts होती हैं, जो hand written scripts होती हैं, वो भी कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई, और वो भी कौन कौन से कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई, by wealthy people, rulers, monasteries and temples. Okay? They were placed in libraries and archives. Archives क्या होती हैं? Archives वो जगहें होती हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखना स्टार्ट कर दिया लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में। क्यों? ताकि लोग जाएं और वहां पे पढ़ पाएं। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे उर्दू आती है, ठीक है, मुझे पर्शियन नहीं आती है। उस जमाने में मैन्युस्क्रिप्ट्स यूजुअली पर्शियन में लिखी जाती थी, या जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें लिखी जाती थी। अब आप वो मैन्युस्क्रिप्ट्स मेरे सामने लाके रख देंगे और कहेंगे बेटा पढ़ के दिखाओ इसे, मैं पढ़ पाऊंगी? नहीं पढ़ पाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ पाऊंगी? क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज ही नहीं आती है। इसीलिए क्या हो गया था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती थी, बट ड्यू टू सम लैंग्वेज इशू या किसी और वजह से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनको यूज करना, ठीक है। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. जो scribes होते हैं वो कौन होते हैं? जो कॉपी करते हैं, जो लिखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो अब तो क्या होता है, कोई भी चीज के हमें डबल वो करिए फोटोकॉपी करवा लाते हैं, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। तो स्क्राइब्स क्या करते थे, अपने हाथ से कॉपी करते थे सब कुछ। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू विल नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। होमवर्क किया है कभी अपने दोस्त का? अगर किया, मैंने तो किया है, मुझे पता है, और बहुत मुश्किल होती है, मतलब कॉपी करना है, इट इज सो, मतलब इतना टायरिंग होता है ना किसी का होमवर्क करना। तो अगर आपने भी होमवर्क किया है ना किसी अपने दोस्त का, एंड आई एम श्योर किया होगा, ऐसे दोस्ती में ये सब चलता रहता है कि यार मेरा होमवर्क कर दे यार प्लीज, है ना, तो ये बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो अगर आपने कभी भी होमवर्क किया होगा अपने दोस्त का, तो आपको पता होगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। तो बेचारे वो जो स्क्राइब से जो बेचारे हाथ से लिखते रहते थे ना, उन्हें सब कुछ हाथ से लिखना होता था। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कभी कभी वो देखा है, जब हमें कुछ समझ नहीं आता था कि यार क्या लिखा है तूने बता ना, तो हम वो दूसरा वाला क्या बोलता था, अरे जैसा लिखा है वैसा लिख दे, ड्रॉ कर दे वैसे ही। तो मैं तो ऐसा करती थी, इफ आई एम कॉपिंग समबडीज होमवर्क, तो जैसा लिखा होता था ना वैसे ही ड्रॉ कर देती थी,
चाहे मतलब पता हो ना पता हो, लेकिन हिस्टोरियंस ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हिस्टोरियंस क्या करते थे, हिस्टोरियंस ये करते थे कि उनको अगर मतलब वो देखते थे, उनको कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो समझ नहीं आ पाती, तो वो उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो सोर्सेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो अब जो है क्या नहीं कर सकती हैं, वो आगे जाएंगे, वो किसी ना किसी को हेल्पफुल होंगी, तो वो कुछ भी लिख नहीं सकते थे या कुछ भी होमवर्क नहीं कॉपी कर सकते थे। As scribes copy manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. जब scribes बेचारे जो हाथ से लिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जब वो लिखते रहते थे ना, तो उसमें क्या था, वो कुछ कुछ स्मॉल चेंजेस अपने तरफ से कर लेते थे। क्यों? आगे आगे परेशान करने, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहता है, खैर बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, बैक टू द टॉपिक। दीज स्मॉल डिफरेंसेस, थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर लेते थे वो अपनी तरफ से, थोड़े से चेंजेस वो कर लेते थे अपनी तरफ से। क्यों कर लेते थे? क्योंकि उनको पता था कि ठीक है, वो मतलब थोड़ा समझ के थोड़े से चेंजेस वो कर लेते थे, ठीक है। और ये जो स्मॉल डिफरेंसेस थे, ये सेंचुरीज के साथ जब 100-200 साल होते चले गए, तो ये चेंजेस बढ़ते चले गए, और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं सेम टेक्स्ट की जो है थोड़ी सी डिफरेंट होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 2 वर्ड अलग लिखे, फिर जो जिसने मेरे से आगे कॉपी किया उसने 4 वर्ड अलग लिख दिए, फिर जिसने आगे कॉपी किया उसने 6 वर्ड अलग लिख दिए। सो लाइक दैट थोड़े से ऐसे चेंजेस होते रहते थे। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। लेकिन ये काफी सीरियस प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि जिसने असली में वो चीज लिखी है, जिसने फर्स्ट टाइम वो चीज लिखी है बिना कॉपी किए हुए, हमें वो अब मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि लोग उसमें कॉपी करते रहते हैं, कॉपी तो कर रहे हैं और अपना भी इनपुट दे देते हैं, ठीक है। तो कॉपी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बढ़ा दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो वो भी कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस मसला हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि फिर लोगों को ये लगना स्टार्ट हो गया कि मतलब अब पता ही नहीं कि ओरिजिनलिटी है भी या नहीं है, पता ही नहीं कि वो टेक्स्ट सच है भी या नहीं है, कि ऐसा हुआ था भी या नहीं हुआ था, ठीक है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। हमारे पास ओरिजिनल कॉपी अब मौजूद ही नहीं है। हम किस पे डिपेंडेंट है? वो जो डुप्लीकेट कॉपीज जो बनाते रहे ना लोग, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। As a result, historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written. तो अब क्या हो गया? As a result, historians को जो है अलग अलग manuscripts जो है उनके versions को देखना पड़ता था, और फिर ये देखना पड़ता है कि भैया ओरिजिनल ने क्या लिखा है। अब क्या है, मुझे असली बात जानने के लिए 10 जगह पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि अच्छा कौन सी बात इसमें से सच होगी। तो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, एक्स्ट्रा आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब स्क्राइब्स ने लिखा, जब स्क्राइब्स ने डुप्लीकेट कॉपीज बनाई, तो उसके साथ बस ये मसला हो गया कि उन्हें नहीं समझ आया कि ओरिजिनल वाला कैसा है। उन्होंने अपने कुछ इनपुट दे दिए बेसिकली। सो ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। द 14th century chronicle Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. ठीक है। अच्छा, ऑथर्स भी क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज मैंने एक किताब लिखी है, अब 2-3 साल बाद मैं उसमें थोड़े से चेंजेस ले आऊंगी अपनी तरफ से, है ना। तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसी एक हमारे बहुत मेहनती और बहुत ही फेमस क्रॉनिकल है, इनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। वो उन्होंने जब अपना पहला राइटिंग लिखी थी, ही रोट इन 1356, और उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद उसका एक और नया वर्जन लिखा, और उन दोनों वर्जन में एक ही इंसान ने लिखा है, बट दोनों वर्जन में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। Now we will learn about new social and political groups. थक गए? मैं भी थक गई हूँ। 4-5 सेकेंड का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा रिवाइज करें। ओके, बैक टू बिजनेस। ओके, आ जाए, इधर आ जाए। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। द स्टडी ऑफ 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the
स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर दिस पीरियड। ठीक है, जो ये पीरियड है ना 700 से लेकर 1750 के बीच का, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए। क्यों है ये चैलेंज? क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट्स इस जमाने में हुए हैं, कई सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसको हिस्टोरियंस को समझना या उसको अक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, the spinning wheel in weaving, the firearms in combat, new foods and beverages arrived in the subcontinent. देखें चेंजेस क्या क्या आए हैं, सिर्फ लिखाई में, पढ़ाई में, इस सब में चेंजेस नहीं आए हैं, अब टेक्नोलॉजीज में चेंज आ गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब व्हील का इन्वेंशन हो गया है, पहिए का इन्वेंशन हो गया है इरिगेशन में। ठीक है, अब स्पिनिंग व्हील आ गया है वीविंग में। ठीक है, जब आप बुनाई उनाई कर रहे होते हैं तो उसमें भी एक व्हील आ गया, ताकि इट मेक्स द वर्क इजियर, थोड़ा काम को आसान कर देता है, थोड़ा काम को तेज कर देता है, आपकी एनर्जी थोड़ी कम जाती है। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स का भी इंट्रोडक्शन हो गया है, नए नए खाने भी आ चुके हैं, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस भी अराइव हो चुके हैं, जैसे कि पोटैटोज आ चुके हैं, कॉर्न आ चुके हैं, चिलीज आ चुकी हैं, टी एंड कॉफी, ऑल दीज थिंग्स हैव नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? हमारा वाला जो रीजन है, ठीक है, हिंदुस्तान वाला। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. Obviously बात है, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी तो मैं अपना कल्चर लेके जाऊंगी, जो मुझे खाने में अच्छा लगता है वो मैं साथ में लेके जाऊंगी, है ना। फिर जब वहां के लोग पूछेंगे अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, तुम कहाँ से लाए हो ये, तो मैं बताऊंगी देखो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे उगाते हैं, तुम भी खा सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे शेयरिंग केयरिंग कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और लोग जो है जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजीज लेके जा रहे हैं और नए नए आइडियाज लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पर। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। एज अ रिजल्ट ये जो पीरियड था इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आए बहुत सारे। You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. तो इन चेंजेस के बारे में हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि चैप्टर 5, 6, 7 में ऑलरेडी डिटेल में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी क्या होता है? मोबाइल यानी मूवमेंट। ठीक है, मोबिलिटी होता है मूवमेंट। ठीक है, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। ठीक है, सबकी होती है खराब, ठीक है। सो मोबिलिटी होता है, ये पीरियड ऐसा था जो एक बड़े मूवमेंट का भी पीरियड था। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ग्रुप्स में मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नए जॉब के लिए, नए काम के लिए। ठीक है, द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। तो ये जो सबकॉन्टिनेंट था, जो हमारा वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज थी, ताकि लोगों का एक अच्छी किस्मत, लोगों की मतलब किस्मत जाग जाए इस चीज के लिए। ठीक है, तो वो इधर से उधर मूव करते थे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। One group of people who became important in this period were the Rajputs. Rajputs, I am sure कोई ना कोई तो आप में से इस कास्ट को बिलोंग करता होगा, राजपूत होगा ही, है ना। तो ये जो राजपूत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस जमाने के। क्यों? ये एक वर्ड है जो राजा पुत्रा के नाम से डिराइव हुआ है। राजा मतलब किंग, पुत्र मतलब सन। तो राजपूत का बेसिकली मतलब होता है सन ऑफ अ किंग। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors. उस जमाने में जो होता था ना, राजपूत किसको कहा जाता था? वॉरियर्स को, जो मतलब लड़ाई करते थे, जो अपने अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने लैंड के लिए कुछ कर दिखाते हैं। Who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। अच्छा, हम ये 4 कास्ट के बारे में I'm sure पढ़ चुके हैं। जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कास्ट वॉज हमारी ब्राह्मण, देन इज क्षत्रियस, देन इज वैश्यास, और फिर आते हैं हमारे शूद्रस। ठीक है, जो ये सेकंड कास्ट है ना, क्षत्रियस, जो ये वॉरियर्स होते हैं लड़ाई करने वाले, तो इसी को ये राजपूत बिलोंग करते थे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स। अच्छा हाँ, पहले जमाने ये भी होता था, जो किंग बनते थे ना वो क्षत्रिय कास्ट से ही बनते थे, यानी जो ये वॉरियर्स होते हैं ना, इन्हीं से किंग बनते थे। क्यों? क्योंकि किंग को एक स्ट्रांग होना जरूरी है, जरूरत पड़ने पे किंग भी आगे आए, लड़े, और मतलब उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो पूरी अपनी आर्मी को क्यों लेके जाएगा इन। और सो ये जो रूलर्स होते थे ना, ये भी आपके क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, चीफ्टेंस भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे,
और आपके सोल्जर्स भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे और कमांडर्स भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, जो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में जाते थे और अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में जाके आर्मीज में सर्व करते थे। ठीक है। A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. उस जमाने में जो poets और bards होते थे उन्होंने क्या बताया राजपूत के बारे में? उन्होंने बताया कि ये मतलब एकदम माउंटेड मैन होते थे आर्म में, मतलब इनके पास खूब जबरदस्त वो होते थे, ये खूब इनके पास आर्म्स होते थे और ये इनके अंदर बहुत ज्यादा लॉयल्टी होती थी। दे वर वेरी लॉयल टू देयर कंट्री, ये बहुत लॉयल थे अपनी कंट्री के लिए और ये बहुत हिम्मत वाले होते थे। ठीक है, तो ये क्वालिटीज हैं आपकी राजपूत की। अदर ग्रुप्स ऑफ सच एज मराठास, और भी ग्रुप्स होते थे, मराठास, सिख होते हैं आपके, जट्स हो गए, अहोम और ये सारे, और एक होती है आपकी खच्कास। ये ऐसी कास्ट है जो स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज को बिलोंग करती है। स्क्राइब्स हमें पता है जो राइटिंग पार्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको बिलोंग करते थे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाते थे और ये भी काफी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि उस जमाने में हर चीज लिखी जाती थी कि इस राजा ने ये किया या उस राजा ने ये किया। तो जब ये हर चीज लिखी जाती थी तो ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस कास्ट में भी आने लगी थी। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. इस पीरियड में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट खत्म होना स्टार्ट हो गए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने लगे। क्यों? खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे, हैं? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना स्टार्ट हो गया। चेंज बहुत तेज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चेंजेस इन देयर हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? ऐसे एनवायरनमेंट में या लाइफस्टाइल में जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग्स बेसिकली। ठीक है, तो उसमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। और बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में रह रहे हैं, भैया मेरा घर ही जंगल में है और अब जंगल ही खत्म हो गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो है माइग्रेट करना पड़ा। उसके बाद, ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा है। नहीं आ रहा होगा, यू विल जस्ट, जो भी कंफ्यूजन है फौरन कमेंट कर देंगे। ठीक है, या नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, जो भी चीजें नहीं समझ आ रही है इंशाल्लाह आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, these new peasants groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. They became part of large complex societies and were paid to and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. Okay, अब जो ये सारे ग्रुप्स बन रहे थे, चीफ्टेंस के हो गए, आपके प्रीस्ट हो गए, ये सब, अब इन सब की पूरी ना बड़ी बड़े ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। अब ये इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, अब ये पावरफुल लोग हो गए, अब इनके पास खूब पावर आ गई। ठीक है, और ये एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसका पार्ट बन गए। और इनको रिक्वायर था कि भाई हमारे शहर में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। हम भी देते हैं ना टैक्स, अभी भी आप नहीं देते होंगे, आपके अम्मा अब्बा देते होंगे, तो पे टैक्स, उनको टैक्सेस पे करने होते थे। और ये भी कहा गया था भाई टैक्स भी पे करने हैं और साथ साथ जो आपका लॉर्ड है, जो आपसे ऊपर है, जो आपको रूल कर रहा है, उसको आपको सर्विस भी देनी है। As a result, significant economic and social difference emerged among peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. तो अब क्या हुआ? अब जो है इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया, सोशल डिफरेंस भी आना स्टार्ट हो गया। भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैंने छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपने थोड़ा सा बड़ा काम स्टार्ट कर दिया। हम में आ गया ना इकोनॉमिक डिफरेंस, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर, वो वाला हिसाब भी हो जाता है। तो हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक डिफरेंस आ गया उसमें। ठीक है, तो उस जमाने में लोगों में क्या होना स्टार्ट हो गया था, लोगों में थोड़ा सा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, कुछ लोग के पास ज्यादा लैंड था, ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड था, उनके लैंड पे ज्यादा खेती की जा सकती थी। ज्यादा खेती का मतलब क्या होता है? ज्यादा खेती का मतलब होता है कि आपको ज्यादा अनाज मिल रहा है, ज्यादा अनाज बेच के आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। तो जिनके पास ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड होता था ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो जाती थी। ठीक है, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। ठीक है, जब सोसाइटी जो है और ज्यादा बेहतर हुई और ज्यादा डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गई, फिर क्या हो गया, इसको अलग अलग जातीज में, अलग अलग कास्ट में, सब कास्ट में डिफाइन करना स्टार्ट हो गया, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट हो गई। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस।
अब ये स्टार्ट हो गया कि लोगों की क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, उसके हिसाब से उनको रैंक मिलना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल रैंक वैसे फिक्स्ड नहीं थी, रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है, वो पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से या रिसोर्सेज के हिसाब से चेंज होती रहती थी, तो रैंक वर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और ये कौन कंट्रोल करता था रैंक को? जाति कंट्रोल करती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो अब लोग कितना इन्फ्लुएंशियल है, कौन लोग कितना पावरफुल है, वो किस पे डिपेंड करने लगा? वो उसके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करने लगा, उसके पावर पे डिपेंड, उसके बैकग्राउंड पे बेसिकली डिपेंड करने लगा। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं सो एंड सो जाति में बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो जो मेरे हेड है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुझे उस जाति में रहना है और मुझे उस जाति में रिस्पेक्टफुली रहना है, तो मेरे लिए वो बिल्कुल परमानेंट हो जाता है, वो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि मैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूं। तो जब ये सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट जातीज में कन्वर्ट हुई, डिफरेंट डिफरेंट जातीज में डिवाइड हुई, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हर इस जाति के, और उनको कहा गया कि भाई आप जो है इसको फॉलो करेंगे। These regulations were enforced by an assembly of elders. Obviously जैसे हमारे घर में उधर चलती किसकी है? बड़ों की चलती है। ऐसी उस जमाने में भी सोसाइटी में किसकी चलती थी? बड़ों की चलती थी। ये बहुत पुराना है, तो ये बड़ों की चलती थी। तो उन लोगों ने अपनी एक जाति पंचायत बना ली, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर उन्होंने एक जाति पंचायत बना ली। उसमें ये देखते थे कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन रूल्स के खिलाफ जा रहा है, कौन रूल्स के साथ जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स began to happen. But jatis were also required to follow the rules of this village. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of state. ठीक है, तो मिल बांट के तो ये लोग एक यूनिट बन जाते थे, बट जातीज जो है ना वो कई सारे विलेजेस थे, वो गवर्न कौन करता था? उनको चीफ्टन उनको गवर्न करते थे, और इसीलिए वो साथ में मिलकर एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट बन जाते थे। So now we are beginning with the another topic, which is region and empire.